प्रधानमंत्री मोदी आज पूरी रौ में थे। मोदी आज लोकसभा के अंदर हंसे, मुस्कुराए, तंज कसा और कुछ नाराजगी भी दिखाई। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। हमारे बेहद ही खास शो आड़ी में आप सबका स्वागत है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद में जवाब देते हुए मोदी ने दो टूक कहा, जब जरूरत पड़ेगी कानून बनेंगे। न 3 तलाक पर पूछकर कानून बना, न ही किसी कानून पर, तो फिर कृषि कानून पर आज क्यों पूछा जाए। आज मोदी की संसद में अधीर रंजन पर नाराजगी उभरती हुई भी दिखाई दी, क्योंकि वो अभिभाषण के दौरान बार बार टोक रहे थे। मोदी ने स्पष्ट कहा, बहुत ज्यादा हो रहा है। आज संसद में एक शब्द पर मोदी ने खूब जोर दिया, आंदोलनजीवी। और इन्हीं आंदोलनजीवियों को, किसानों को गुनहगार करने वाला भी करार दिया। आपको हर एक बात सुनाएंगे, उसकी तफसील में जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर। कांग्रेस पार्टी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निशाना। मोदी ने कांग्रेस को कंफ्यूज पार्टी करार दिया। संसद में कांग्रेस के हो हल्ला पर मोदी का जवाब। राज्यसभा में और लोकसभा में कांग्रेस का स्टैंड अलग अलग क्यों? राज्यसभा में मूड अलग, लोकसभा में स्टैंड अलग। ऐसी पार्टी ना अपना भला कर सकती है, न देश का। हमें मानते थे कि हिंदुस्तान की बहुत पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी, जिसने करीब करीब 6 दशक तक इस देश में एक चक्री शासन किया, ये पार्टी का ये हाल हो गया है कि पार्टी का राज्यसभा का सबका एक तरफ चलता है और पार्टी का लोकसभा का सबका दूसरी तरफ चलता है। ऐसी डिवाइडेड पार्टी, ऐसी कंफ्यूज पार्टी न खुद का भला कर सकती है, न देश की समस्याओं के समाधान के लिए कुछ सोच सकती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। और खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, जिनसे हम इन कही गई बातों का और विस्तार से निहितार्थ समझेंगे। के शर्मा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अलका लांबा हमारे साथ जुड़ रही हैं कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखने के लिए। प्रोफेसर गीता भट्ट राजनीतिक विश्लेषक हैं और हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। रिजू दत्ता प्रवक्ता हैं तृणमूल कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले अलका जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या कांग्रेस कंफ्यूज पार्टी है? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस को कंफ्यूज बताया। देश के 60 करोड़ अन्नदाता जो आंदोलित हैं, उन्हें जो है गुमराह बताया। आप समझ रहे हैं, मुझे तो लग रहा है सरकार अपनी नाकामियों को, कमियों को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। 200 से अधिक किसान कुर्बानी दी। क्या जाता था देश के प्रधानमंत्री जी का उन किसानों को? अगर किसान मानते हैं तो एक श्रद्धांजलि में 2 शब्द कह देते, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून ले आते, नियत दिखाते कि आपकी कथनी करनी में अंतर नहीं है। ये तो वही है, मुंह में राम बगल में छुरी। और आज तो साफ उन्होंने कर दिया, आपने भाषण सबने सुना है, कि बाबुओं के हाथ से व्यवस्था को पूरी तरह से वो पूंजीपतियों के हाथ में देने का उनका जो है विचार है कि पूरा निजीकरण होगा, पूरा पूंजीपतियों के हाथ में, बाबुओं से पूंजीपतियों के हाथ में जाएगा। हासिल क्या होगा? 10 साल की सरकार, 2 टर्म थे, 10 साल की सरकार, 7 साल पूरे हो गए, 3 साल अब बचे हैं। आप कब शुरुआत करेंगे? अब तो इस समय तो आउटकम आना शुरू हो जाना चाहिए था। आउटकम क्या है? देश की अर्थव्यवस्था डूबी हुई है, पेट्रोल, डीजल, गैस महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी देख लीजिए। तो आउटकम अंतिम के 3 सालों में तो आउटकम आना चाहिए था ना, परिणाम आने चाहिए थे। आपके जो प्रयास 7 सालों के रहे, वो परिणाम आज सबके सामने है दिनेश जी, सब देख रहे हैं। अलका जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। हो सकता है मेरे एंड पे कुछ प्रॉब्लम हो। मैं अपनी टीम से कहूंगा कि जरा इसको दुरुस्त कीजिए। लेकिन जितना मैं समझ पाया, आपने 2 बातों का जिक्र कर दिया कि प्रधानमंत्री ने कंफ्यूज पार्टी कहा है, लेकिन वो अगर आंदोलनकारियों के संदर्भ में और स्थिति स्पष्ट करते, जो लोग आंदोलन के दौरान मारे गए हैं उनके लिए अगर श्रद्धांजलि देते तो अच्छा रहता। और दूसरे ये कि बाबुओं के हाथ से छीनकर हर कुछ चीज़ प्राइवेटाइज ही कर दी जाएगी क्या? मतलब क्या यही था जो आप लोगों ने समझा? जरा समझ लें के शर्मा जी से। देखिए दिनेश जी, अभी जो कांग्रेस की प्रवक्ता बोल रही हैं, उनको खुद ही वो कंफ्यूज हैं। पूरी भाषण ना शायद मुझे लगा नहीं कि वो सुनी, और यदि सुनी तो उन्होंने समझा ही नहीं उसे। उन्होंने जो बात कही बाबूशाही और यानी बाबुओं के हाथ से हटाकर और नौकरशाही को कम करने की बात जो कही है, मेरी आवाज सही आ रही है? हाँ बिल्कुल सही आ रही है, कहिए।
तो जो बात उन्होंने कही उसमें उन्होंने कहा कि बाबुओं से हटाकर युवाओं को देने की बात की, युवाओं को देने की बात की है, पूंजीपतियों को देने की बात नहीं की। यही तो कांग्रेस पार्टी के अंदर कमी है, कैसे गुमराह करना, झूठ बोलना, अफवाह फैलाना। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यह पार्टी कितनी कंफ्यूज है और कितनी डिवाइडेड है। कंफ्यूजन आपको स्पष्ट है कि राज्यसभा में इनका स्टैंड बिल्कुल अलग है, लोकसभा में बिल्कुल अलग है। राज्यसभा में बहस जो है 4 दिन 1 सप्ताह पहले से चालू हो गई और इसी राष्ट्रपति भाषण पर हुआ। ये 7 दिन तक लोकसभा का समय बर्बाद करते रहे और अंत में आकर फिर उसी बहस पर आ गए। और इसके बाद इनकी स्थिति देखिए, ये कारण क्या है? ये कारण क्या है? ये कारण है दिनेश जी कि ये नेतृत्व इनका जो है इतना कमजोर है, नेतृत्व विहीन पार्टी हो चुकी है कि इनके नेतृत्व को आधी कांग्रेस पार्टी मानने को तैयार नहीं, उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। दूसरी तरफ आता हूं अलका जी, आ रहा हूं, बात पूरी कर लें बस शर्मा जी बात। उनका दूसरी तरफ जो है यानी इनके नेतृत्व विहीन जो पार्टी हो जाती है, जिसका कंट्रोल खत्म हो जाता है नेतृत्व का, तो यही स्थिति बनती है। और ये स्थिति इसलिए, और ये एक बार देखने में नहीं मिला है। यदि आप दिनेश जी पूरे 6 साल के अंदर का घटनाक्रम देखें तो आपको स्पष्ट होगा, एक ही घटना पर इनके यहाँ के 4 नेताओं के 4 तरह के बयान हैं और हमेशा सामने आए हैं। तो ये इतनी कंफ्यूज है कारण कि नहीं शर्मा जी जो है थोड़ा कमजोर हो चुका है। शर्मा जी एक बात तो मैं ये भी जानना चाहता हूँ सियासत का विद्यार्थी होने के नाते, जर्नलिस्ट होने के नाते, कि कब कौन सी चीज इस पे कह दिया जाएगा कि ये देखिए डेमोक्रेसी है हमारी पार्टी में, इसीलिए अलग अलग तरह के मत आपको सुनने को मिलते हैं, और कब ये कह दिया जाएगा कि देखिए डिवाइडेड है, इसको थोड़ा स्पष्ट करना पड़ेगा। लेकिन अलका जी के पास एक बात को लेकर मैं जाना चाहता हूं। अलका जी, जो कह दिया जाता है क्रोनी कैपिटलिस्ट, क्रोनी जीवी भी ट्वीट किया गया, मैं ये जानना चाहता हूं कि किसको कब क्रोनी कहा जाएगा और कौन कब वेल्थ क्रिएटर हो जाएगा। ये डिपेंड करेगा कि आप ऑपोजिशन में है, गवर्नमेंट में। दिनेश जी, आपने मुझे सुना, फिर आपने भाजपा के प्रवक्ता को सुना। भाजपा का प्रवक्ता की समस्या क्या है? इनका खौफ, डर, कांग्रेस का नेतृत्व, यही तक मैंने जो बात की, मैंने किसान की बात की, इसकी कुर्बानी की बात की, बेरोजगारी की बात की, पेट्रोल डीजल महंगाई बढ़ते दामों की बात की। आप समझ रहे हैं इनकी समस्या क्या है? वो देश की समस्या नहीं है। जो देश की समस्या है वो इनकी समस्या नहीं। समस्या यहीं पर खड़ी हुई है कि इनके लिए महंगाई मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, किसानी मुद्दा नहीं है, इनके पूंजीपति मित्रों का कानून है। ये कहते हैं, प्रधानमंत्री जी ने कहा रंग, कानून के रंग बता रहे हैं, काला कानून कहा जा रहा है। इन्हें काले का मतलब समझ नहीं। काला वो है जिस कानून में किसानों को अपने हित का कुछ दिख ही नहीं रहा है। वो हाँ जी, उन्होंने कुछ एक कोट्स भी पढ़ के सुनाए। उन्होंने शरद पवार जी को ही बताया आपके बारे में। उन्होंने ये कहा कि वही चीज जब आप गवर्नमेंट में थे तो कैसे सही थी और आज ऑपोजिशन में है तो कैसे गलत हो गया। उन्होंने कहा टॉकिंग राइट एंड डूइंग राइट। क्या टॉकिंग राइट वाले डूइंग राइट का विरोध करते रहेंगे? दिनेश जी, आपने प्रधानमंत्री जी का कम से कम 1 घंटे का लगभग भाषण रहा। शरद पवार जी, चौधरी चरण सिंह जी की किताब भारत की जो है अर्थनीति के ऊपर उन्होंने लाइनें कही है ना। भाजपा के प्रवक्ता को कहिए, देश के प्रधानमंत्री थे इसलिए सुन रहे थे, भाजपा के नेता होते तो आप ही सुनते उन्हें। हमने सुना क्योंकि प्रधानमंत्री जी से उम्मीद है हमारी। अब मैं आपको बताऊंगी, जब सर्दी होती है आप कंबल मांगते हैं, लेकिन ये कंबल कब देते हैं? जब गर्मी पड़ जाती है। आप समझ रहे हैं, जरूरत थी, मांग थी, पर अब कब देते हैं और कैसे देते हैं वो भी मायने रखता है। आज के हालात क्या हैं आप समझ रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री जी कहते हैं 28% खेती मजदूर होता था, आज 55% खेती मजदूर है। तो आपके समय के साथ आपको अपना बदलाव करना है, लेकिन समझाना भी है। आपने सबसे पहली गलती यही की कि इन्होंने अध्यादेश के मामले से चोर दरवाजे से तालेबंदी का लाभ उठा के अपने पूंजी मित्रों को लाभ देने वाला कानून थोप दिया। शीतकालीन का सत्र नहीं हुआ, जो सत्र था उसमें कोरोना काल का बहाना, चर्चा नहीं, वोटिंग नहीं। अब जो भाषण हो रहे हैं उसमें एक जुमला रचा जा रहा है, आंदोलनकारी नहीं, आंदोलनजीवी, फलाना ढिंगाना, षड्यंत्र, ये सब चीजें खत्म हो सकती है। 3 कानून वापस लीजिए, न्यूनतम समर्थन पे कानून ले आइए, बात खत्म है। लेकिन आप तो बुलावा देते हैं प्रधानमंत्री जी, आइए इस चर्चा को अगले पड़ाव पर ले चलते हैं। अलका जी, ये हिस्सा बताने के बाद जो आज बात कही गई उसका ये हिस्सा भी, कृषि कानून के जरिए भी कांग्रेस पर मोदी का वार। उन्होंने ये जो बात अभी जिसका डिस्कशन हो रहा था
कि कंटेंट पर बात करेंगे या कलर पर बात करेंगे। कानून के कलर पर तो कांग्रेस ने खूब चर्चा की है, अच्छा होता कंटेंट और इंटेंट पर भी चर्चा हो जाती। मोदी ने कृषि कानून को देश की जरूरत करार दिया है। कानून पूछकर नहीं बनते, जरूरत पड़ने पर बनते हैं। ये कृषि सुधार का सिलसिला बहुत ही आवश्यक है, महत्वपूर्ण है और वर्षों से जो हमारा कृषि क्षेत्र चुनौतियां महसूस कर रहा है उसको बाहर लाने के लिए हमने निरंतर प्रयास करना ही होगा और उस करने की दिशा में हमने एक ईमानदारी से प्रयास किया है। जो भावी चुनौतियां, जिसको कई विद्वानों ने कहा हुआ है, कोई मेरे शब्द नहीं है, कृषि क्षेत्र की इन भावी चुनौतियों को हमने अभी से डील करना पड़ेगा और उसको करने की दिशा हमने प्रयास किया है। मैं एक देख रहा था कि यहां पर जो चर्चा हुई और विशेष करके हमारे जो कांग्रेस के साथियों ने चर्चा की, मैं ये तो देख रहा था कि वो इस कानून के कलर पर तो बहुत बहस कर रहे थे। ब्लैक है कि व्हाइट है, ब्लैक है कि व्हाइट है। अच्छा होता उसके कंटेंट पर चर्चा करते, अच्छा होता उसके इंटेंट पर चर्चा करते, ताकि देश के किसानों को भी सही चीज पहुंच सकती थी। और इस पर अलका जी ने एक महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने ये कहा, देखिए नजरिए किसी चीज को लेकर जो होते हैं वो डायनेमिक होते हैं, वो बदलते हैं। अगर आप सर्दियों में कंबल का इस्तेमाल करते हैं तो गर्मी में रजाई ओढ़कर नहीं रह सकते, कंबल ओढ़कर नहीं रह सकते, और ठंड के दिनों में आप एसी 16 या 18 में करके नहीं चला सकते। इस बात पर मैं जरा अपनी राजनीतिक विश्लेषक के पास, गीता भट्ट के पास जाना चाहता हूं। के शर्मा जी, आपका इशारा मैं देख रहा हूं, आप दोनों से ही बात हो पाई है, बाकी मेहमान भी मेरे साथ हैं, कृपया मेरी भी स्थिति समझें। आपकी उंगली देखकर मैं व्यग्र होने लगता हूं, मुझे बेचैनी होने लगती है कि आपके पास आना है, थोड़ा प्लीज मेरा ख्याल रखिए। गीता भट्ट जी के पास। गीता जी, मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या इस बात को अकोमोडेट किया जा सकता है कि कोई एक स्टेटमेंट, कोई एक ओपिनियन स्टैटिक नहीं हो सकता, वो डायनेमिक होता है। किसी एक जमाने में अगर मोदी जी ने कहा था कि आधार कार्ड जो है वो राष्ट्रीय हित में नहीं होगा, उससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है, तो बाद में उन्होंने आधार कार्ड को सही पाया। इसी तरीके से कांग्रेस ने कभी किसी बात को अगर ये पाया था कि ये हित में है, आज वो पा रही है नहीं है। इस बात को समझा जा सकता है क्या? दिनेश जी, इस बात को बिल्कुल समझा जा सकता है, परंतु इसको समझने के लिए यह ध्यान देना आवश्यक है कि आप जिस बात के समर्थन या विरोध में खड़े हैं, वह बात जिनके फायदे या नुकसान के लिए कही जा रही है, क्या वह आप उस बात के साथ खड़े हैं कि नहीं? क्या यह कानून लाने से किसान को, जो छोटा किसान है, उसको फायदा होने वाला है कि नुकसान होने वाला है? और यही बात प्रधानमंत्री जी ने भी कही कि उनका जो ध्येय है, उनका लक्ष्य है, वह देश का एजेंडा है, राजनीतिक एजेंडा नहीं है। जिन कानूनों के लिए आगे बढ़ चढ़कर आप स्वयं, जिसे जब आप सरकार में थे तो उन कानूनों को लाने की जो बात करते थे, आज उन्हीं कानूनों के विरोध में, और विरोध भी देखिए, विरोध तो राजनीति, जो लोकतंत्र है उसमें विरोध उसका एक भाग है और होना भी चाहिए, लेकिन विरोध के पीछे कोई, क्या उसके पीछे एक तर्क है? क्या आप उसके पीछे जो बात कह रहे हैं उसमें कोई वजन है? यह बात देखने वाली है। अब आप एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगी कि पंजाब में तो कांग्रेस की ही सरकार है, वहां की सरकार ने जब ऑर्डिनेंस लाया गया और सितंबर में जब कानून पारित हुआ, उसके बीच में एक कमेटी बनाई गई जिसके की चेयरमैन, जो पूर्व में डिप्टी चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के, मोंटेक सिंह आलूवालिया, उनको बनाया गया और उसने जो अपनी रिपोर्ट जो वहां दी है उसमें बिल्कुल यही बात कही है उन्होंने, और समर्थन किया है कि बिल्कुल, और बल्कि सरकार को सुझाव दिया है 2 कदम आगे जाने का, और बोला है कि आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा जो पैसा है एपीएमसी, तो आपने ये कहा कि कोई एक बात बदल सकती है, लेकिन तथ्यों और तर्कों के आधार पर आप उसको साबित कीजिए कि आज वो तर्क संगत रह गई है या नहीं रह गई है। मैं इसको लेकर रिजू जी के पास चलूं। रिजू जी, ये बात भी कही गई कि आज कांग्रेस ने तृणमूल कांग्रेस से ज्यादा स्कोर कर लिया पार्लियामेंट के अंदर। पहले तो जरा इस पर आपकी राय ले लूं। देखिए, पहले तो दिनेश जी आपको नमस्कार और सारे पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, यहाँ पर कुछ बड़े बड़े मुद्दे हैं, बट मैं पहले ये कहना चाहता हूं कि मैं तहे दिल से अपने प्रधानमंत्री का इज्जत करता हूं, बट उनके भाषण और उनके पार्टी के कार्य में मुझे कोई मील नजर नहीं आता।
और कभी हमारे प्रधानमंत्री राज्यसभा में आंसू बहा रहे हैं उनके दोस्त, उनके इतने साल के कलीग गुलाम नबी आजाद साहब के लिए, और कभी लोकसभा में उनकी पार्टी के अधीर रंजन चौधरी जिनके साथ भी उनका 40 साल का रिश्ता है, उनको डांट रहे। तो मुझे लग रहा है भावनात्मक रूप में वो थोड़े अस्थिर हैं अभी। बट मुद्दा यहां पर है कि बीजेपी को किसान बिल बहुत अच्छे से समझ में आ गया, बट किसान बिल जिसके हित में है, जो किसानों के लिए है, वो पंजाब के किसान हो, यूपी के किसान हो, हरियाणा के किसान हो या बंगाल के किसान हो, उनको समझ में नहीं आ रहा है, वो रोड पे बैठे हैं। पर बीजेपी को समझ में आ गया कि किसान बिल अच्छा है उनके लिए। तो जिनके लिए आपने बनाया है, अगर वो आंदोलन कर रहे हैं, वो सड़क पे दिल्ली की कड़कड़ाती ठंड में बैठ बैठ के 200 किसान अगर शहीद हो गए, तो आप एक बार कम से कम पार्लियामेंट छोड़ के उनसे जाके मिल लीजिए। उनके नेता उनको आधे घंटे की दूरी पे मिल नहीं रहे हैं, 1500 किलोमीटर चार्टर्ड फ्लाइट में आके बंगाल में किसान। बिजू दत्ता, आपको लगता है ये ठीक है कि आंदोलन कुछ एक लोग असंतुष्ट हैं, और पूरे अगर यूनिवर्स को देखा जाए किसानों के, इस देश के किसानों के यूनिवर्स को, तो आप ये मानते हैं कि उस यूनिवर्स में से एक बहुत बड़ा साइजेबल चंक विरोध में है? क्या आप मानते हैं पश्चिम बंगाल के किसान भी वैसे ही, ये मुल्ला हन्नान जी की बात मत कह दीजिएगा, वो मैं जानता हूं कहां से आते हैं, लेकिन क्या वाकई वहां का एक सब्सटेंशियल चंक किसानों का क्या धरना करते हुए सड़कों पर है? नहीं, बंगाल में किसान तो इतने ज्यादा खुश है कि उनको मतलब ही नहीं है पीएम किसान बिल से, उनको तो कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि बंगाल में जो कृषि बंधु योजना है जो हमारी दीदी ने चलाया है, उसमें से उनको हर किसान को 16 से 18 की उम्र में 2 लाख का लाइफ इंश्योरेंस मिल रहा है, उनको कोई क्रॉप प्रीमियम देना नहीं पड़ रहा है, उनको एकड़ के हिसाब से 5000 रुपया मिल रहा है। और बंगाल ही ऐसा एक प्रदेश है जहां पर किसान की इनकम 3 गुना हो गया, 90,000 से बढ़ के 2,90,000 हो गया। तो यहाँ पर तो वहां किसान क्योंकि बहुत खुशहाल है, इसलिए वैसा नहीं दिखाई दे रहा है, और उसके लिए राज्य विशेष का योगदान वहां के कृषकों के जीवन में। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि फिर वो एक मुट्ठी चावल किन तमाम लोगों ने दिया जिससे अभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भोज किया है, वो मैं समझने जाऊंगा जरा कुछ देर में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पास। लेकिन उससे पहले एक अहम खबर बता दूं, लोकसभा में एक बार फिर से आंदोलन जीवी ये शब्द गूंजा। मोदी ने कहा कि आंदोलन जीवी देश भर में भय फैला रहे हैं, आंदोलन जीवियों ने आंदोलन को अपवित्र किया है, आतंकियों नक्सलियों की रिहाई की मांग किसान आंदोलन में क्यों? क्या यह सुसंगत था किसान आंदोलन से? तोड़फोड़ करने से आंदोलन कलंकित हुआ है। टोल प्लाजा इस देश में सभी सरकारों ने की हुई व्यवस्था है, और उस टोल प्लाजा को तोड़ना, उस टोल प्लाजा को कब्जा करना, उस टोल प्लाजा को न चलने देना, ये जो तरीके चले हैं वो तरीके क्या पवित्र आंदोलन को कलंकित करने का प्रयास है कि नहीं? जब पंजाब की धरती पर सैकड़ों की तादाद के अंदर, पंजाब की धरती पर सैकड़ों की तादाद के अंदर जब टेलीकॉम के टावर तोड़ दिए जाएं, क्या वो किसान की मांग से सुसंगत है? क्या किसान के पवित्र आंदोलन को बर्बाद करने का काम आंदोलनकारी ने नहीं, आंदोलन जीवियों ने किया हुआ है। और इसलिए देश को आंदोलनकारी और आंदोलन जीवियों के बीच फर्क करना बहुत जरूरी है, और देश को इन आंदोलन जीवियों से बचाना वो भी उतना ही जरूरी है। अफवाहें फैलाना, झूठ फैलाना, गुमराह करना और देश को दबोच करके रख देना, देश बहुत बड़ा है, देश के सामान्य मानव की आशा आकांक्षाएं बहुत है, और उनको लेकर के हमने आगे बढ़ना है, और उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। के शर्मा जी, फर्क कैसे होगा इनमें? मैं दिनेश जी जवाब देता हूं, लेकिन मैं 2 छोटा जवाब पहले कांग्रेस की प्रवक्ता कर देता हूं। उन्होंने कहा हमने आपके पीएम साहब के भाषण को बहुत ध्यान से सुना। आपने कहीं ध्यान से नहीं सुना, आपकी कांग्रेस पार्टी वॉकआउट कर गई, क्योंकि धैर्य नहीं है सुनने का, क्षमता भी नहीं है, क्योंकि यदि सुन लेते तो आपका यही बात उसका चैनल बंद हो जाता। अलका जी सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिएगा प्लीज। अलका जी बीच में नहीं, ये अच्छा तरीका नहीं। तो क्या है कि यदि प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि यदि आप इसीलिए भाग रहे हैं क्योंकि आपकी पोल खुल है। अब इन्होंने कहा कि सर्दी में कंबल की जरूरत होती है, आपने गर्मी में दिया। मैं ये कहता हूं कि जब चौधरी चरण सिंह जी ने बात कही थी, अपने बुक में लिखी, या शरद पवार जी ने जब यूपीए 2 में बात कही, उस समय इसकी जरूरत थी, आपने तो लागू नहीं किया, ये रिफॉर्म नहीं किया। और फिर अभी आप ये बता रही हैं कि 28% थे किसान जो कम जोत के थे, अब 56% हो गए। तो आज तो ज्यादा जरूरत है, यदि आप किसानी समझती हैं तो आज तो ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कम जोत के लोग के किसान हैं यहाँ पर।
तो अब उनको इस तरह के रिफॉर्म की जरूरत ज्यादा है। अब ठीक इस है, आपने समय चौधरी रिफॉर्म चरण में सिंह नहीं का जिक्र होंगे। किया, वो अपने हाथ में कुछ लेकर आई हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाना चाह रही हैं के शर्मा जी, जरा उनकी देख लें, फिर आपके पास आता हूं। मैं बात दिनेश जी, किया आ रहा हूं ना, आपके पास आ रहा हूं, बस दिनेश सुन जी। लीजिए जल्दी से वो, ताकि उनका हाथ जो दिनेश ऊपर जी। कुछ दिखा रहा है वहां। प्लीज। धन्यवाद दिनेश जी। हाँ। इन्हें ये बता दीजिए नहीं, वो प्रधान, खून- हाँ बहुत अच्छे। के शर्मा जी आ रहा हूं ना, आप ही के पास आ रहा हूं, सुन लीजिए जरा, आ रहा हूं आप ही के दिनेश पास। जी। हाँ, दिनेश जी, कांग्रेस ने किसानों के समर्थन में 3 कानूनों के खिलाफ वॉकआउट किया, लेकिन भाषण सारे चैनलों पर लाइव जा रहा था, जो ना दिखाता वो बंद हो जाता। प्रधानमंत्री जी, बेहतर होता अपना भाषण देते वक्त एक आईना सामने रख लेते। जिन्हें चिंता हो रही है टोल और टावर तोड़े गए, उन्हें पूछिए, आपने तो नेशनल हाईवे खोद डाले, आपने क्या किया? कटीले तारे काटे, कील गाड़ दिए। आप कहते हैं बात करना चाहते, आईना रखकर बात करते। अब मैं आती हूँ पॉइंट पे, कानून का रंग बता रहे हैं। खेती का खून कहा था, कृषि मंत्री ने कहा खून की खेती, वर्ड शब्द वापस निकालने पड़े। संसद के जो दर्ज हो रहे थे उन्हें वापस लेना पड़ा, समझ नहीं आया कि क्या कह रहे। राहुल गांधी जी ने बुक जारी की है, खेती का खून, 3 काले कानून, ये रंग नहीं है। इन्हें कहिएगा पढ़ लीजिए, एक बिंदु पर अगर कहते हैं बात नहीं हुई तो बिंदु है। और अच्छा, ये अंतिम कांग्रेस की बिंदु तरफ से निकाली गई बुकलेट है, अलका लांबा जी जिसका जिक्र कर रही हैं। बिल्कुल, अलका जी, बिल्कुल, लेकिन 2 13 बातें मैं आपसे नंबर। कहना चाहता हूं। देखिए, वो 13 जो नंबर जहां पर पे बैरिकेडिंग की गई, अलका जी, बात सुनिए तो, 2 चीजों को मिक्स ना कीजिए। 2011 में मुख्यमंत्री थे ना जब नरेंद्र मोदी जी, नहीं, ठीक है, बात तो न्यूनतम सुनिए, समर्थन अलका मूल्य जी। पर कानून का समर्थन किया। समझ गए, नटशेल में समझ गए अलका जी, लेकिन बैरिकेडिंग करके कीलें क्यों लगाई गई? क्योंकि लाल किले तक लोग पहुंचने लगे, आपने देख लिया था। नहीं, वो तो बाद आंदोलन में लगाई। नहीं, और लोगों से 11 दौर की बातचीत की गई है, आपने देखा होगा। तो इन दोनों चीजों को मिक्स ना किया जाए ना। अब मैं के शर्मा से उस बात का जवाब देता हूं जो आपने कहा ना, कील कब लगी? 26 जनवरी के अब मैं- बाद, अब मैं- पहले नहीं अब मैं लगा। जवाब- हाँ, तो 26 जनवरी के बाद ही तो, जब ये पता चला कि इनके साथ कौन से लोग हैं और वो कहां तक जा सकते हैं। खैर, के शर्मा जी के पास जाएं। के शर्मा जी, इनकी सरकार छुपाए ठीक। रखी हाँ। थी। आप इनको बंद कर रही है। बंद खैर नहीं कर सकता ना मैं आपको ना उनको, लेकिन वो अभी शांत है, आप कहें। हाँ, शांत हो जाए। ठीक इनको है। लगता हाँ, एक चीज और अलका जी मैं बीच में कहना चाहूंगा, जो ना दिखाते बंद हो जाते, देखिए इसमें मेरे को थोड़ा आपत्ति है, रिजर्वेशन है, ये आपको नहीं कहना चाहिए। इन्हीं चैनलों पर आपकी बातें आ रही हैं, अभी आप भी बैठकर यहीं पर अपनी बातें कह रही हैं अलका जी। हाँ, अब अपनी बात कीजिए के शर्मा जी। नहीं, आपकी हिम्मत की दाद दे रही, बहुत से एंकरों की नौकरी खा चुके हैं, बहुत से चैनल दाव लगकर बंद भी हो चुके हैं। अब नाम बताऊंगे एंकरों का। आइए के शर्मा जी से बात करते हैं, विषयांतर ना करें और कुछ ऐसा ना कहें जिसमें कुछ और मुद्दा छिड़ जाए। जी, मैं एक जवाब पहले इनका दे दूं, जो इन्होंने अभी मोदी साहब के संदर्भ में कहा कि जब वो सीएम थे तो उन्होंने एमएसपी की बात, गारंटी की बात की थी। तो साहब उन्होंने तो 2011 में की थी, 2012 में भी आप सरकार में थे, 13 में भी थे, 14 में भी थे। बात तो मोदी जी ने की थी। अलका जी प्लीज सुन तो लीजिए। आपने क्यों नहीं किया? आपने क्यों नहीं किया? आपका जब 12 में, 13 में, 14 में दही लेके हाथ में दही जमा के बैठे थे क्या आप लोग? अब के शर्मा जी अपनी बात पूरी कीजिए ना। आप फिर 1 to 1 बात करने लगेंगे तो फिर वो भी नहीं सुनेंगी। आप अपनी बात पूरी कीजिए। अलका जी आप शांत रहें प्लीज। आपने आंदोलनकारी, आंदोलनजीवी की बात की और ये टोल प्लाजा और इसकी बात, बिल्कुल प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा कि भाई आप जो है, आंदोलन अच्छी है, पवित्र है। किसान आंदोलन भी पवित्र था, इसमें कोई संदेह नहीं है, हम मानते हैं इस बात को। लेकिन वहां पर जब उन नक्सलियों के, अर्बन नक्सलियों के फोटो दिखाकर और वो अपने डिमांड में ये मांग करते हुए कि जो लोग जो है देशद्रोह की घटना में हैं, जो लोग जेलों में बंद हैं, आतंक की घटना में बंद हैं, जो है नक्सली गतिविधियों में बंद हैं, आप किसानों का उससे क्या लेना देना है? आपके किसानों के आंदोलन से उसके छुड़ाने की मांग करना, टोल प्लाजा को बंद करना, इसका क्या लेना देना है? ठीक है। उन्होंने कहा तो जो इस तरीके से किसी आंदोलन की आड़ में तोड़फोड़ के समर्थक हैं और जो इस तरह के किसी आंदोलन की आड़ में राष्ट्र विरोधी एलिमेंट्स के समर्थक हैं, वो हैं आंदोलनजीवी और वो आंदोलन की पवित्रता को कलंकित करते हैं। लेकिन मैं रिजू दत्ता के पास जाऊं। रिजू दत्ता, एक बात ये बताइए कि ये भी डिपेंड करता है क्या कि आप किधर खड़े होकर चीजें देख रहे हैं, ऑपोजिशन में या सत्तारूढ़ दल? क्या इससे भी चीजों का सही या गलत होना तय होता है क्या? देखिए दिनेश जी, आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा। राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी ने बोला कि देश की हित में जब सब लोग काम करते हैं तो सब पार्टियों का सहयोग होना चाहिए।
पर हम सहयोग करें कैसे, आप बताइए। प्रधानमंत्री जी तो ये बोलते हैं कि सबका सहयोग होना चाहिए, और बीजेपी ने ह्यूमन राइट्स को तार तार कर दिया इस देश में। प्रवक्ताओं को तो प्रवक्ता और जनरल पत्रकारों को अभी तिहाड़ भेजने लग गए। गणतंत्र लोकतंत्र इस देश में खत्म हो गया है। और नजरिए का जो सवाल आपका है कि नजरिया क्या है, देखिए हमारी दीदी ने भी किसानों के लिए 26 दिन अनशन किया था और 34 साल का बीजेपी रेजिम को हटाया था। हाँ, मैं एक चीज मानता हूं कि अगर एक पवित्र आंदोलन हो रहा है, आंदोलन हमारा संवैधानिक अधिकार है, बट उस आंदोलन के पीछे अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी सत्ता की अलग अपने फायदे के लिए राजनीति कर रहे हैं, वो गलत है। हमारा पार्टी किसान आंदोलन जो हो रहा है, ये 3 काले कानून के खिलाफ, हम उनके साथ खड़े हैं। उसका फायदा अगर कोई और मुद्दे को लेकर कोई और लोग उठा रहे हैं, उनसे हमारी पार्टी का ना कोई नाता है, ना कोई रिश्ता है। ठीक है, मेरा सवाल कुछ और था, बहरहाल आपका ये नजरिया भी इसमें इंक्लूड कर लिया जाए। लेकिन ये जरा गीता जी से मैं समझना चाहता हूँ। गीता जी, ये समझाइए, ये जब कहा जा रहा है, मसलन पिछली बार जब टैक्स को लेकर प्रपोजल्स आए थे तो ये कहा गया था कि देखिए ये एक वैकल्पिक व्यवस्था हम दे रहे हैं, जो लोग चाहें इसके तहत अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं, या जो लोग चाहें जो पुरानी व्यवस्था है उसके तहत कर सकते हैं। यहाँ भी ये स्पष्ट किया गया कि आपके लिए स्थितियां वैकल्पिक हैं। अगर वैकल्पिक हैं तो वैकल्पिक ही तर्जुमानी क्यों नहीं हो रही? ऐसा समझा जा रहा है जैसे कोई एक पत्थर की लकीर खींच दी जा रही है और उससे आर या पार हो जाएगा। देखिए, यही भ्रम जो फैलाया जा रहा है ये बड़ा, और बार बार मैं एक बात ये भी कहना चाहूंगी कि ये ध्यान रखें कि जब वो भी अलका जी ने एक बात कही थी तो मुझे ध्यान आ गया कि जब कांग्रेस के समय में यही इसी प्रकार से जब महेंद्र टिकैत जी के नेतृत्व में यहाँ जब लाखों किसान जमा हुए थे तो उस समय की क्या परिस्थितियां थी, जबकि पानी बंद कर दिया गया था, खाना नहीं पहुंचाया गया था, गोलियां चली थी, 2 किसानों की मौत हो गई थी। उस समय प्रधानमंत्री जी के लिए महेंद्र टिकैत ने कहा था कि प्रधानमंत्री इस समय एक दुश्मन की तरह जो है व्यवहार कर रहे हैं किसानों के साथ। तो जब सत्ता आपके हाथ में थी तो उस समय किस प्रकार का व्यवहार किसानों के साथ हुआ, एक ये बात मैं कहना चाह रही थी। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एपीएमसी का जो एक्ट है उसको, दिनेश जी बड़े ध्यान देने वाली ये बात है कि 2017 में सरकार के द्वारा मॉडल एक्ट सभी राज्यों को भेजा गया है कि आप इसमें परिवर्तन कीजिए, और उस परिवर्तन को लगभग 18-19 राज्य कर चुके हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को एकोमोडेट करने के लिए, जिसमें पंजाब भी है। तो जब आप उस मॉडल एक्ट को लागू कर चुके हैं, उसकी बात आप मान चुके हैं, तो अब इस प्रकार से सिर्फ दिखाने के लिए, विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। चलिए अलका जी, और छोटे किसानों को अलका जी जवाब दीजिए। चाहिए उसको नहीं पहुंचाना। दिनेश जी, पंजाब की सरकार ने जो अमेंडमेंट्स विधानसभा को बुलाकर इन कानूनों के पारित होने के बाद किया, वो प्रस्ताव 3 महीने से राज्यपाल के पास पड़े हुए। 2 बार पंजाब के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति जी से समय मांग चुके हैं कि उनकी विधानसभा ने जो तब्दीलियां करके कानून लाया है उसे वो पास नहीं कर रहे, अपने ठंडे बस्ते में रख दिया है। एक सवाल का जवाब नहीं कभी मिलेगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसका 2011 में प्रधानमंत्री जी खुद चाहते थे वो आज जब सत्ता में तो वो क्यों नहीं कर रहे? एमएसपी को लेकर आज क्या कहा गया, क्या स्थिति है, क्या पृष्ठभूमि में है, जरा वो भी देख लें। ये खबर बताने के बाद आप लोगों के पास एक बार फिर से आता हूं। संसद में खड़े होकर मोदी ने एक बार फिर से आश्वासन दिया कि ना एमएसपी खत्म होगा, ना ही कोई मंडी खत्म होगी। किसानों के मन में सिर्फ अफवाहें भरी गई हैं। झूठ और अफवाह के पर्दाफाश से विपक्ष डरता है और डर के कारण ही हो हल्ला कर रहा है, वॉकआउट कर रहा है। जहां तक आंदोलन का सवाल है, दिल्ली के बाहर हमारे जो किसान भाई बहन बैठे हैं, जो भी गलत धारणाएं बनाई गई, जो अफवाहें फैला गई, उसके शिकार हुए हैं। लेकिन मेरा पूरा भाषण बोलने के बाद सब कीजिए, आपको मौका मिला था। आंदोलन कर रहे सभी किसान साथियों की भावनाओं का ये सदन भी और ये सरकार भी आदर करती हैं, आदर करती रहेगा। और इसीलिए सरकार के वरिष्ठ मंत्री, जब ये आंदोलन पंजाब में था तब भी और बाद में भी, लगातार उनसे वार्ता कर रहे हैं, किसानों के प्रति सम्मान भाव के साथ कर रहे हैं। के शर्मा जी, ये पहली बार नहीं है कि प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं। उन्होंने हमेशा ये कहा कि एमएसपी था, है, रहेगा, मंडियों को लेकर फिक्र आप छोड़ दीजिए।
उसके बावजूद उन लोगों में जो वहां सड़कों पर बैठे हैं भरोसा क्यों नहीं पैदा हो रहा? अभी तक तो उनको ताली बजाते हुए घर का रुख करना चाहिए था। नहीं तो यही चीज तो दिनेश जी इन्होंने पॉइंट आउट किया है। पॉइंट आउट यही किया है कि किसान आंदोलन के पीछे जो उसमें मुख्य जो भूमिका निभा रहे हैं वो आंदोलन जीवी लोग उसको मूवमेंट बनाए हुए हैं और वो उसको घेरे से निकलने नहीं दे रहे हैं वहां पर। नहीं तो के शर्मा जी, आंदोलन जीवी लोग उनको कौन चिन्हित करेगा और पकड़ेगा? कानून व्यवस्था कौन उनके ऊपर इन्फोर्स करेगा? नहीं, इसमें कानून व्यवस्था का विषय नहीं है। अरे सिद्धू अब पकड़े गए, अब उनसे पूछताछ हो रही है, तो इसमें आंदोलनकारी और जीवियों में से फर्क करके उनको पकड़ के कानून के हवाले करना तो फिर एनफोर्समेंट का काम है। मेरी एक बात सुनिए, दो विषय अलग अलग हैं बिल्कुल दिनेश जी। जो बिजू जी की और अलका जी के इशारे में देख रहा हूँ, आऊंगा आपके पास। जो आप सिद्धू जी की बात, जो सिद्धू की बात आप कर रहे हैं, जिसने वो वहां पर हिंसक गतिविधियां किया और उसने जो षड्यंत्र वहां पे रचा, वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है, वो अलग चीज है। दूसरा जो इशू है, जो वहां पर बैठ के इन किसानों को एकमत नहीं होने देना चाह रहे और वो इस चर्चा को भी सफल नहीं होना देना चाह रहे, उसमें जो आपने बीच में नाम लिया हन्नान मोल्ला साहब और ये जो कम्युनिस्ट का ये गए उसमें लगा है, कुछ कांग्रेसियों की जो भी पीछे उसमें लीडर्स लगे हुए हैं, तो इन लोगों के पीछे का जो एक वर्ग है जो इनको सपोर्ट कर रहा है। के शर्मा जी, एक बहुत संक्षेप में बताइएगा, क्या ये कानून से बेहतरी या कानून से नुकसान, इनके बीच का फर्क इतना क्या कम है कि किसी को यह भी समझाया जा सकता है कि इसमें तुम्हारी भलाई है और किसी को यह भी कहा जा सकता है कि नहीं तुम्हारा नुकसान हो जाएगा और वो बेचारा इन दोनों के बीच में भ्रम में डोलता रहेगा? दिनेश जी, मैं आपकी एक बात कहता हूँ, आपने कम से कम 2.5-3 महीने में लगातार कुछ नहीं हुआ तो 50 डिबेट इस विषय पर किया हो। एक किसान नेता बैठकर और एक विपक्षी नेता बैठकर इस तीनों कानून की 3 कमियां गिना दे। अरे भाई, यदि ये गिना देंगी तो मैं अभी आपसे कह दूंगा। आज तो सहारनपुर में प्रियंका गांधी ने भी गिनाई कमियां कि जमाखोरी को बढ़ावा मिलेगा। आ रहा हूं रिजू, आ रहा हूं, प्लीज आप थोड़ा सा वक्त दीजिए, आ रहा हूं, बस कुछ सेकंड। मैं एक लाइन में खत्म कर दे रहा हूं, एक लाइन। कल सदन के अंदर बहस करते हुए पंजाब के इनके सांसद, उन्होंने ये वहां पर झूठ बोला, आप लोगों ने आज पूरे न्यूज में चलाया है, सारे चैनलों में चले, जब उन्होंने कहा कि इस बिल से जो है मंडियां समाप्त हो जाएंगी। अनुराग जी ने उनको जो राज्य वित्त मंत्री है, उन्होंने बार बार चुनौती दी कि आप मुझे एक लाइन इसमें से बिल के अंदर पढ़ के बता दीजिए, और वो बोले नहीं, अंत में छोड़ के चले गए वहां। आज भी मैं कह रहा हूं, अलका जी बैठी है, ये मेरे पास तीनों कानून की कॉपी है, ठीक है, और इसमें से एक मैं चुनौती देता हूं कि वो भी हाथ में कागज लिए हुए हैं और आप भी, मैं आप दोनों के पास आता हूं। और ये खबर सुन लीजिए सर, कांग्रेस सांसद पर गुस्से में आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने लगातार हो हल्ला जब हुआ तो अधीर रंजन से नाराज होकर कहा, अधीर जी ज्यादा हो रहा है। ये हो हल्ला, ये आवाज, ये रुकावटें डालने का प्रयास एक सोची समझी रणनीति के तहत है। और सोची समझी रणनीति ये है कि जो झूठ फैलाया है, जो अफवाहें फैलाई हैं, उसका पर्दाफाश हो जाएगा, सत्य वहां पहुंच जाएगा तो उनका टिकना भारी हो जाएगा। और इसलिए हो हल्ला करते रहो, जैसा बाहर करते रहो वैसा अंदर भी करते रहो, यही खेल चलता रहा है। लेकिन इससे कभी भी आप लोगों का विश्वास नहीं जीत पाओगे, मान के चलो। मैं आपका रिस्पेक्ट करने वाला इंसान हूं और मैंने पहले कह दिया, आपने जितना किया, जहां रजिस्टर होना हो गया। और बंगाल में भी टीएमसी से ज्यादा पब्लिसिटी आपको मिल जाएगी। बाबा क्यों इतना, हाँ दादा देखो, मैं ऐसा कोई कानून जो ऐसे थोप दिया हो, उसके लिए विरोध का कारण बनता है। और इसलिए मैं कहता हूं लोगों को, और मैं देख रहा हूं आंदोलन का एक नया तरीका है। क्या तरीका है? आंदोलनकारी जो होते हैं वो ऐसे तरीके नहीं अपनाते, आंदोलन जीवी होते हैं वो ऐसे तरीके अपनाते हैं। और वो कहते हैं ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। अरे भाई, जो कुछ हुआ ही नहीं, जो होना नहीं है, उसका भय पैदा कर करके। रिजू दत्ता, ममता बनर्जी ने कहा था कि आप ये कानून वापस लीजिए और नहीं तो कुर्सी छोड़िए। कानून तो वापस नहीं होने जा रहा है, स्पष्ट कर दिया सरकार ने टाइम एंड अगेन। अब देखिए,
दिनेश जी, मैं शर्मा जी को भी सुन रहा था। एक सिंपल सा चीज मैं आपके दर्शकों को कहना चाहता हूं और आपको। मोदी जी ने सांसद में खड़े होकर उन्होंने कहा कि एमएसपी था और रहेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, और मंडियां भी नहीं हटाई जाएगी। तो मेरा ये बात है कि आपके जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने तो किसानों के साथ 11 बार बात किया, नतीजा तो इतना बड़ा शून्य निकला। आप एक काम कर दीजिए सर, आप एक काम बस कर दीजिए कि एमएसपी पे कानून लागू करा दीजिए, क्योंकि ये देश भरोसे पे नहीं चलता, कानूनों पे चलता है, यही हमारा संविधान है। तो आप लागू करा दीजिए कि एमएसपी रहेगा, मंडी रहेगा, एक कानून लागू करा दीजिए, बात खत्म हो गया। इतना अमेंडमेंट, इतनी बातें करके तो नतीजा कुछ नहीं निकला। के शर्मा जी, और यहाँ पर मुद्दा जवाब सर। रिजू अरे जवाब कब लेंगे, टाइम नहीं, अभी और आगे आऊंगा ना आपके पास। हाँ के शर्मा जी। नहीं, मैं एक बात पूछ रहा हूँ दिनेश जी, अभी तक तो ये तीनों कानून काले थे, अब डिमांड आंदोलन चालू हुआ है 3 कानून से, ये फिर आगे एमएसपी पर। अब ये कह रहे हैं आप केवल एमएसपी करा दीजिए, बाकी ठीक है। तो क्या एमएसपी के बाद ये गारंटी ले रहे हैं कि आंदोलन खत्म करेंगे? ये गारंटी ले रहे हैं? उसके बाद बात करेंगे ना, उसके बाद बात करेंगे। मतलब आप जो है, आप जो है, हम तो 10 कदम आगे बढ़े। दिनेश जी मेरी बात पूरी होने दीजिए। जब आंदोलन चालू हुआ था, इन्हीं किसानों के नेताओं ने कहा कि सरकार 2 कदम आगे बढ़ेगी तो हम 10 कदम आगे बढ़े। सरकार तो 10 कदम आगे बढ़ गई। उन्होंने ये माना कि हाँ, यदि आपको ये शंका है। 30 सेकंड्स बचे हैं इस प्रोग्राम को वाइंड अप करने में। के शर्मा जी, रिजू दत्ता से जवाब ले लीजिए। ये आश्वासन अगर मिल गया, कानून की शक्ल में मिल गया, तो आंदोलन वापस करवाएंगे रिजू दत्ता? देखिए, पहले ये करे तो ये लोग बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। नहीं, तो इस तरीके से तो सरकार से कहेंगे अब ये कर लिया, अब ये करो, अब ये कर लिया तो ये भी कर लो। कि सरकार 10 कदम आगे बढ़ी है, सरकार ने 10 कदम आगे बढ़ा है। सरकार वाटर कैनन, लाठी और डंडे और पत्थर लेके किसानों की तरफ ऐसे आगे बढ़े हैं। कौन किसानों की भलाई में बात कर रहा है और कौन असल में आंदोलन जीवियों के साथ खड़ा हुआ है, देश ये फैसला करे। फिलहाल मैं अपने मेहमानों का धन्यवाद करता हूं मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। आज की कड़ी में इतना ही। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।